बच्चों, आज जो हमारा जो सबक था माहौलियात का मुताला, इसमें हमने सीखा था हमारे गांव की पहचान। इस सबक के दूसरे हिस्से की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। ये सबक हमारा मुकम्मल नहीं हुआ था, लिहाजा हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेंगे सरसरी तौर पर। यहाँ लिखा क्या है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आओ करके देखें। जो हमें करना है, सरगर्मियाँ जो करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। तुम्हारे गांव का नाम किस तरह वजूद में आया? तुम्हारे गांव का नाम किस तरह वजूद में आया, अपने वालिदैन या उस्ताद से मालूम करो। ये आपको पहला काम करना है। फिर दूसरा, ऐसे गांव के नाम तलाश करो जिनमें शख्स, फल, फूल, दरख्त, जानदार या परिंदे, पानी के नाम शामिल हो और उन्हें लिखो। ऐसे नाम भी आपको तलाश करना है जिसमें आपको लगता है कि किसी शख्स का नाम है या किसी फूल का नाम इसके अंदर आ रहा है। कन्याकुमारी, इसमें कन्या आ रहा है कि नहीं? चेन्नई, है ना? तो ये ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आपको लग रहा है कि मतलब ये किसी जानदार के नाम पे है या किसी पेड़ के नाम पर है, तो आपको इसे नाम तलाश करना है। फिर क्या कहा गया उसने कि गांव के नामों की तरह रियासतों, चौक और बाज़ारों के भी नाम हुआ करते हैं। मालूम करो कि ये नाम किस तरह रखे गए हैं। मसलन नागपुर। तो गांव के इलाकों के जो नाम रखे गए हैं, तो आपको मालूम करना है कि चौक और बाज़ारों के नाम ऐसे क्यों रखे गए, किसके नाम पे रखे गए, किसी चीज़ के नाम पर है या किसी शख्स के नाम पर है। तो मैंने कहा ना कि चीज़ें कभी कभी उस एरिया को, उस इलाके को उसके नाम से मशहूर कर लेती है। जैसा कि आगरा का ताजमहल, तो ताजमहल जो है इसकी वजह से आगरा मशहूर हो गया। तो क्या तुम्हें मालूम है, क्या आपको पता है कि मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज शहर सूरत से वापसी पर ज़िला नासिक में वाक़ तलेगांव यानी कि डिंडोरी के करीब ठहरे। वहां उन्होंने अपनी फौज को पड़ाव डालने का हुक्म दिया। मराठी में पड़ाव को कहा जाता है, इसलिए इसका नाम तलेगांव पड़ गया। जब शिवाजी महाराज सूरत से वापस लौट रहे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत शहर से वापस आ रहे थे, तो ज़िला कहाँ पर? नासिक में एक तलेगांव, आज जिसे हम कहते हैं डिंडोरी गांव के करीब है, ये डिंडोरी के करीब है। वहाँ उन्होंने अपनी फौज को पड़ाव डालने के लिए कहा था। पड़ाव यानी रुकने के लिए कहा था, मुकाम करने कहा था, आराम करने कहा था। और मराठी में पड़ाव को तल कहते हैं, और इसलिए इस गांव का नाम तलेगांव पड़ गया। ये बात याद रखिए। उसी तरह जो है, ज़िला अहमदनगर में धामन गांव पाट के आसपास किसी ज़माने में धामन नामी दरख्त कसरत से पाए जाते थे, इसलिए इस गांव का नाम धामन गांव पड़ गया। देखिए, अहमदनगर में धामन गांव पाट के आसपास के किसी ज़माने में धामन नामी दरख्त कसरत से पाए जाते थे, इसलिए उस गांव का नाम धामन गांव पड़ गया। ये याद रखिए आप। इसी तरह ज़िला जालना में वाक़ परतूर तालुके में अष्टी धोतर जोड़े नामी एक गांव है। परतूर तालुका, ज़िला जालना में परतूर तालुके में अष्टी धोतर जोड़े नामी जो है एक गांव है। अब उस गांव का नाम क्यों ऐसा पड़ा? क्योंकि किसी ज़माने में वहाँ उम्दा किस्म की धोतियाँ बनाई जाती थी, बहुत ही अच्छी किस्म की धोतियाँ बनाई जाती थी उस ज़माने में, किसी ज़माने में। इसलिए इस गांव को ये ख़ास नाम दिया गया था कि अष्टी धोतर जोड़े नामी ये गांव, उसका नाम रखा गया था। खैर चलिए, मैं यहाँ पे आपके सामने किसी तारुफ कर रहा हूँ। कौन है, इसी भी जान लीजिए। शिवराम हरिराज गुरु, इनका नाम है शिवराम हरिराज गुरु। क्या नाम है इनका? शिवराम हरिराज गुरु। भारत की जंग की आज़ादी की भारत की जंग आज़ादी के एक अहम इनकलाबी थे ये। भारत की जो आज़ादी के लिए जंग लड़ी गई, उसमें एक अहम इनकलाबी थे। दिगर इनकलाबियों में भगत सिंह, इसके अलावा बाकी लोगों के नाम क्या है यहाँ पे मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। दिगर जो लोग हैं इनकलाबियों में, किस किसका नाम आता है देखिए। दिगर इनकलाबियों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान मशहूर है। ज़िला पुणे में वाक़ खेड़ में उनका जन्म हुआ। ज़िला पुणे में एक गांव है जिसका नाम है खेड़। क्या नाम है उसका? नाम खेड़ है। उसमें वहाँ पे उनका शिवराम हरि राजगुरु यानी इन इनकलाबी शख्स का यहाँ पे जन्म हुआ। इब्तदाई तालीम के बाद वो अमरावती गए। यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद वो अमरावती में पढ़ाई के लिए चले गए। वहाँ हनुमान कसरतगाह में वतन की मोहब्बत का जज्बा इनमें पैदा हुआ। वहाँ पे हनुमान कसरतगाह में है, वतन की मोहब्बत का जज्बा उनमें बहुत पैदा हुआ। 15 बरस की उम्र में वो संस्कृत की तालीम हासिल करने के लिए बनारस गए। 15 साल के जब हुए, जब उनकी उम्र 15 बरस की हो गई,
तो वो जो है 15 वर्ष की उम्र में जो है संस्कृत की तालीम हासिल करने के लिए बनारस चले गए। वह संस्कृत, हिंदी, मराठी, उर्दू और अंग्रेज़ी जैसी कई ज़ुबानें जानते थे। देखिए, पहले ज़माने में ऐसा नहीं कि बस आज ही आप सीख रहे हो। पहले ज़माने में लोग संस्कृत, हिंदी, मराठी, उर्दू और अंग्रेज़ी ये कई ज़ुबानें जानते थे। देखिए, जबकि ये बाय बर्थ जो है मराठी है, लेकिन ये उर्दू भी सीख रहे हैं, इंग्लिश भी सीख रहे हैं। तो ज़बान सीखना, इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है। सुखदेव भगत सिंह उनके दोस्त थे। उनके दोस्त कौन थे? सुखदेव और भगत सिंह। राजगुरु ने इनकलाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी पैदाइशी मुकाम खेड़ को उनकी यादगार के तौर पर राजगुरु नगर नाम दिया गया। देखिए, पुणे में एक शहर था, एक छोटा सा गांव था पुणे में। देखिए, उसका खेड़ था, उसका नाम था खेड़। उस गांव का नाम था खेड़। लेकिन जब ये आज़ादी के लिए जंगी लड़ाई लड़ी बहुत, तो उनके जो मुकाम में पैदाइश का जो है खेड़ को उनकी यादगार के तौर पर राजगुरु नगर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? राजगुरु नगर नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर राजगुरु, जिनका नाम, पूरा नाम मैंने आपको बताया था, शिवराम हरि राजगुरु। तो इन राजगुरु दिखा आपको लास्ट में, तो इस वजह से कि यहाँ पे पैदा हुए थे, इसलिए उसका नाम राजगुरु नगर रख दिया गया। अब आओ ये करके देखिए हमें क्या करना है। आलमी यौम विरसा। आलमी यौम विरसा किसे कहते हैं हम जानते हैं। तो 18 अप्रैल यौम विरसा के तौर पर मनाया जाता है। याद रखिए, 18 अप्रैल यौम विरसा के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन किसी किले या कौमी यादगारगाह की सैर को जाओ। इस दिन हमें क्या करना है? हमारे कौमी विरसा, मैंने कहा था ना, किले, गार वगैरह, जो पुराने मंदिर, पुरानी मस्जिदें होती है बादशाहों के ज़माने की, हमारा कीमती सरमाया है, हमारी जायदाद है ये, जिसे हम विरसा कहते हैं। तो 18 अप्रैल को आलमी तौर पे यौम विरसा के तौर पे मनाया जाता है। तो यहाँ पर यौम विरसा के तौर पे क्या कह रहा है कि उस दिन किसी किले या कौमी यादगार की सैर को जाओ और उसकी अहमियत मालूम करो कि भाई किला क्यों बनाया गया था, ये कार क्यों बनाया गया था, और आलमी विरसे की हिफाजत के लिए जो उसूल है उन्हें जमा करो। आपको क्या लगता है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए इसकी हिफाजत के लिए? जैसे ताजमहल है, वहाँ जा रहे हैं बहुत से लोग, अगर वहाँ पे जा रहे हैं गोवा गुटखा खा के थूक रहे, गंदगी करे पान वगैरह खाकर, ये अच्छी बात है कि नहीं है? कोई क्या करता है, किलों पर कुदरत का नाम लिखते हैं, इनिशियल वर्ड लिखते हैं, इनिशियल लव लेटर लिखते हैं कि भाई ये मैंने लिखा हूँ यहाँ पर, ये मेरा नाम यहाँ पे यादगार रहेगा। ये गंदी बात है, क्योंकि जो हमारी कुदरती विरसा है, जो हमें जो चीज़ें मिली है, उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए आप क्या उसूल बना सकते हैं? अपने तौर पे बनाओ कि आप इसके लिए क्या करना चाहिए। अगर वहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं है तो पानी का इंतज़ाम कैसे करेंगे? वहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनके रुकने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये हमें सब सोच के हमें उसूल बताना बहुत ज़रूरी है। अपने इलाके में मौजूद तारीखी मुकाम, इमारतों और पुराने बाड़े की तस्वीरें जमा करो। उन्हें नीचे दिए हुए चौकोन में चस्पा कर लो। अब क्या करना है कि अपने भी इलाके में जहाँ आप लोग रहते हो वहाँ पे तारीखी मुकामात कौन सी है वो हमें मालूम करना है। अगर वहाँ पे कोई इमारत है या पुराने बाड़े हैं, उनकी तस्वीरें आपको जमा करनी है। क्या करनी है? तस्वीरें निकालनी है, जमा करनी है, और इन चौकोन में आपको लगाना है। इन चौकोन में दिख रहा है फ्रेम में, आपको उनको चस्पा करना है। समझ में आया आपके? अब यहाँ दिया है उसने कि जिस तरह किसी गांव को किले या तारीखी इमारत से शोहरत मिलती है, उसी तरह इस इलाके के फौजी, अदीब और फनकारों या उनके कारनामों की वजह से भी शोहरत मिलती है। इन्हें अपने स्कूल में मधु करके उनसे बातचीत करो। देखिए बेटा कि अगर कोई गांव किसी किले, तारीखी इमारत से उसको मशहूर होता है, ये तो हम जानते हैं। जैसे कि आज अगर हम देखते हैं बहुत सारी इमारतें हैं, जैसे कि ताजमहल है, आगरे का है ना, तो आगरा ताजमहल से मशहूर हो गया। लेकिन उसी तरह जो है कि उसी तरह इलाके के फौजी जो होते हैं, अदीब जो होते हैं, फनकार होते हैं, इनके कारनामों की वजह से भी शोहरत मिलती है। जैसे कि अब्दुल हमीद, हम कहते हैं अब्दुल हमीद चौक। अब अब्दुल हमीद कौन थे? ये जंगी इन्होंने जंग में हिस्सा लिया था, पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान की जंग में हिस्सा लिया था, और ये अकेले इन्हें मतलब कितने टैंक उड़ा दिए थे। तो ये मशहूर शख्सियत है। तो इनके ये फौजी थे। ये कौन थे? फौजी थे। तो इनके नाम से बहुत सारे चौक भी रखे हुए, बाज़ारों के नाम रखे हुए, अब्दुल हमीद चौक, अब्दुल हमीद मार्ग। तो फौजी हो गए, अदीब हो गए, इकबाल चौक। अब देखा जाए तो शायर है इकबाल, इनके नाम से इकबाल चौक, इकबाल है ना, तो अल्लामा इकबाल चौक, अल्लामा इकबाल, या गालिब नगर। गालिब भी बहुत बड़े शायर है। तो फनकारों की जो है नामों से भी शोहरत मिलती है किसी गांव को। और ऐसे लोग जो अपने आसपास अगर हयात है, जिंदा है ऐसे लोग, उन्हें हमें अपने स्कूल में भी उनको मदु करना चाहिए। अब यहाँ क्या तुम्हें मालूम है? अब देखिए इस शख्स के बारे में बताया जाएगा। ये शख्स है डीबोजी झिंगराजी जानोरकर।
अब मैं इसके बारे में मैं पढ़ता हूँ। इनको बोलते हैं संत गाड़गे महाराज, इनका नाम है संत गाड़गे महाराज। इन्हें लोग प्यार से संत गाड़गे महाराज कहते हैं, जबकि इनका असल नाम जो है डी बोजी झिंगरा जी जानवर जानवर कर जानवर कर है। यानी कि इनका पूरा नाम जो है डी बोजी झिंगरा जी जानवर कर, ये उनका नाम है। लेकिन लोग प्यार से इनसे इन्हें क्या कहते हैं, संत गाड़गे महाराज कहते हैं प्यार से, है ना। इनका खास गांव ज़िला अमरावती में तालुका दरियापुर का शैन गांव, यानी कि शैन गांव, शैन गांव को उसने क्या है शीन गांव कर दिया है। तो अमरावती ज़िला है, तालुका दरियापुर, दरियापुर में कौन सा है, शीन गांव है। शीन गांव इसे हम शीन गांव के नाम से भी जानते हैं। संत गाड़गे बाबा ने कीर्तन के जरिए लोगों में बेदारी पैदा की। कीर्तन, संत लोग कीर्तन किया करते थे, इस तरह हम करते शेषाई करते हैं, उस तरह वो कीर्तन करते थे। आदत मतलब जागरा करके लोगों को बिठाकर रात में भजन के ज़रिए से, कीर्तन के ज़रिए से, कुछ ऐसे जोशीली तकरीरी करके, बयान करके, तो कीर्तन के ज़रिए उन्होंने क्या किया, लोगों में बेदारी पैदा की। कीर्तन के दौरान वो लोगों से सवाल करते और ख़ुद ही जवाब देते थे। कीर्तन के दौरान वो लोगों से सवाल भी करते थे, खुद ही जवाब देते थे। हम लोग गरीब क्यों हैं, इस तरह के सवाल करते थे वो। हम लोग जो है गरीब क्यों हैं, क्योंकि हमने तालीम हासिल नहीं की। साथ में वो जवाब भी देते थे कि हमने तालीम हासिल नहीं की इसलिए हम लोग गरीब है। फिर वो लोगों को तालीम हासिल करने के लिए तरगीब देते थे, फिर बताते कि तालीम हासिल करने के फ़ायदे क्या है। इन्हें 20वीं सदी के एक बड़े संत के तौर पर जाना जाता है। इन्हें जो है 20वीं सदी के समय बड़े संत के तौर पर लोग जानते हैं। इनकी अवामी खिदमत की वजह से इनके गांव का नाम अमर हो गया। अब इनके गांव का नाम जो है शीन गांव, कोई भी पहचानता है इस गांव को, शेन गांव या शीन गांव को क्यों पहचानता है, क्योंकि यहाँ पे संत गाड़गे महाराज का जो है जन्म हुआ था। और ये बहुत बड़े मतलब ये नहीं कि मुफक्किर गुजरे हैं, संत गुजरे हैं, इन्होंने कीर्तन के ज़रिए, भजन कीर्तन के ज़रिए लोगों में बेदारी पैदा की। वो सवाल करते थे इस तरह के सवाल, जैसे कि यहाँ पे बताया कि हम गरीब क्यों हैं, फिर वो कहते थे कि क्योंकि हमें तालीम हासिल नहीं की, जवाब भी खुद देते थे। तो लोगों में उन्होंने तरकीब, तालीम हासिल करने की तरकीब दी। तो ये 20वीं सदी के समय बड़े संत है, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी था। यहाँ चीज़ें हैं, आमद रफ्त के ज़राए आपको देखना है ना। हफ्तावारी बाज़ार है, गांव का सीन, गांव का मंजर देखिए। चीज़ें लाने ले जाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल होता है, बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है गांव और शहर के हिसाब से। आने जाने के लिए एसटी बस का इस्तेमाल होता है। और इस तरह के बाज़ार, हफ्तेवारी बाज़ार एक लगता है गाँव में, हफ्ते में एक मरतबा एक बाज़ार लगता है, जहाँ खरीदारी की सारी चीज़ें मिलती है, आसानी से मुहैया होती है। तो आओ करके देखिए, हमें आओ करके देखिए, क्या करके देखना है हमें, यहाँ पे देखिए। गांव के हफ्तेवारी बाजार जाकर किसी दुकानदार से मुलाकात करो। हफ्तेवारी बाजार जो पड़ता है वहाँ पर किसी भी दुकानदार से मुलाकात करो। इंटरव्यू के लिए नीचे दिए हुए सवालों के इस्तेमाल करो। अब इंटरव्यू के लिए नीचे दिए गए सवालों का इस्तेमाल करो। फ़र्ज़ करो किसी दुकानदार के पास आप जाएंगे तो सवाल क्या करेंगे, तो पहले सवाल रहेगा आपका कि आप कितने वर्षों से इस पेशे में हैं। क्या सवाल करेंगे, आप कितने वर्षों से इस पेशे में हैं, ये आपका पहला सवाल। मतलब ये काम आप कब से कर रहे हो, आप कौन कौन सी चीज़ें बेचते हैं, ये सवाल नंबर 2 कि आप इस यहाँ दुकान लगाए हो तो इसमें आप कौन सी चीज़ें आप बेचते हो। पहला सवाल भी हो गया, दूसरा सवाल भी हो गया। फिर आप सामान कहाँ से लाते हो, कि आप खुद ये सामान कहाँ से लाते हो बेचने के लिए। पहले तो आपका सवाल था कि आप कितने वर्षों से ये पेशे में हो, यानी कि ये काम आप कब से कर रहे हो। फिर आप कौन सी चीज़ें बेचते हो, ये आप चीज़ें कौन सी बेचते हो, कौन कौन सी बेचते हो आपको जानना ज़रूरी है। फिर आप सामान कहाँ से लाते हो, उनसे हम ये पूछ सकते हैं। फिर सामान लाने के लिए कौन कौन से ज़राए का इस्तेमाल करता है। भाई आप ये सामान किसी गांव से लाते हो, किसी शहर से लाते हो, तो किस तरह लाते हो, बाय रेल से लाते हो, ट्रैक्टर से लाते हो, ट्रक से लाते हो, टेम्पो से लाते हो, या फिर साइकिल पर लाते हो, या फिर बाइक पर लाते हो, या ऑटो से लाते हो, या बैलगाड़ी से लाते हो, या किसी इंसान को लॉरी में डाल के मतलब कहकर मतलब हाथ गाड़ी में डलवा कर लाते हो। तो इस तरह भी हो सकता है, लाने के अलग अलग ज़राए होते हैं बेटा। तो यहाँ पे सवाल आप कर सकते हो। फिर रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए देही इलाकों में रहने वाले, देखिए रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, रोज़मर्रा क्या है, खाने पीने के लिए सब्ज़ी तरकारी लगती है ना। तो रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए देही इलाकों में रहने वाले हफ्तेवारी बाज़ार पर मुनहसर होते हैं। तो देही इलाकों में रहने वाले यानी देहात में रहने वाले, छोटे छोटे गाँव कस्बे में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पर हफ्ते में एक मरतबा बाज़ार लगता है। उस दिन उसे हम मेले के तौर पर लोग वहाँ पर बहुत खुशी से जाते भी है। सारा हफ्ते भर का सामान वहाँ से ख़रीद कर लाते हैं, सब्ज़ी तरकारी अनाज, जो चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ से ख़रीद कर लाए जाते हैं, और वो उसी पर मुनहसर होते हैं, और उसके लिए वो वक्त निकालते भी है इन बाज़ारों में। अब इन बाज़ारों में हमें क्या करना है,
इन बाज़ारों में ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल जाती है, वहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। इनमें ख़ास तौर पर अनाज मिलता है, मैंने कहा था ना, उसमें अनाज मिलता है, सब्ज़ी तरकारी मिलती है, खेती के औज़ार मिलते हैं। देखिए छोटा गाँव है, छोटे गाँव के हिसाब से वहाँ पर सामान यही मिलते हैं कि वो लोग के पास वक्त नहीं होता है, वो खेती बाड़ी के काम करते हैं, खेतों में रहते हैं। तो ऐसा हफ्तेवारी बाज़ार लगता है, इस बहाने से वहाँ पे ख़रीदी के लिए जाते हैं और वहाँ से वो अनाज, सब्ज़ी तरकारी, खेती के औज़ार, कपड़े वगैरह चीज़ें वहाँ पर मिलती है, तो वो ख़रीद कर लाते हैं। फिर बाजार के बहाने लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाता है। इस तरह क्या होता है कि बहुत से लोगों को से आपस में मुलाकात भी हो जाती है वहाँ पर। हफ्ते में एक मर्तबा वक्त नहीं होता है तो उस दिन बाज़ार में मुलाकात हो जाती है, चाय पानी हो जाती है, आपस में बातचीत करते हैं वो, और एक दूसरे की खैर खैरियत मालूम हो जाती है। इस तरह वो एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे का हाल भी मालूम कर लेते हैं। फिर यहाँ है, क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम्हें मालूम है, गधों का बाज़ार, जिजोरी। ये देखो जिजोरी का, जिजोरी इलाके में जो गधों का बाज़ार भी होता है। अब गधों का बाज़ार होता है, क्यों होता है, देखिए यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है कि महाराष्ट्र के अक्सर मुकामी देवताओं की यात्रा में मुख्तलिफ ज़ात और फ़िक्रे के लोग अकीदत के साथ शरीक होते हैं। देखिए महाराष्ट्र के अक्सर मुकामी देवताओं की यात्रा में, यहाँ पे बहुत सारी जो हिंदू, जो हमारे साथी जो है, हमारे हिंदू भाई लोग हैं, तो ये लोग जो है संत जो गुजरे हैं इनमें, तो उनके जतरा भरी जाती है। उर्स जिस तरह हमारे पास होता है, जैसे ख्वाजा चिश्ती रहमतुल्लाह का उर्स होता है, तो उस तरह यहाँ पे जतरा होती है, उनका उर्स होता है, जन्मदिन होता है किसी बड़े संत का। तो वहाँ पे जतराओं में जो है हर ज़ात, मुख्तलिफ ज़ात और फ़िक़े के लोग अकीदत के साथ यानी कि ईमान के साथ शरीक होते हैं। और वहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी लेन देन भी होता है। वहाँ पे बाज़ार लगता है तो वहाँ पे लेन देन भी बड़े पैमाने पर होता है, चीज़ें खरीदी जाती है और बेची जाती है उस मेले में, उस यात्रा में, उस जतरा में, या उस जो भी हम उर्स वगैरह में कहेंगे। तो इसी रोज़मर्रा ज़रूरियात का एक हिस्सा मुख्तलिफ बाज़ार है, इसी रोज़मर्रा ज़रूरियात का एक हिस्सा मुख्तलिफ बाज़ार है जो ऐसे मौके पर लगते हैं। यानी ऐसे बाज़ार की तरह और एक बाज़ार इस तरह के लगते हैं जो कुछ हटके होते हैं, कुछ अलग से होते हैं। जैसे कि मसलन ज़िला पूना के जिजोरी और ज़िला अहमदनगर के मढ़ी, ये दो ज़ियारत के मकामात गधों के बाज़ार के लिए मशहूर है। देखिए एक तो पूना ज़िले में जिजोरी का जो मुकाम है, जिजोरी, और अहमदनगर में मढ़ी, ये दो ज़ियारत के मुकामात हैं। यहाँ पे लोग ज़ियारत के लिए मंदिर में आते हैं, लेकिन यहाँ पे है गधों के बाज़ार के लिए ये मशहूर है, ये गधों के बाज़ार के लिए मशहूर है। इसी तरह ज़िला नांदेड़ में मालेगांव नाम का एक इलाका है जो घोड़े और गधों का बाज़ार लगता है, जहाँ पे घोड़े और गधों का बाज़ार लगता है। इन्हीं उमूर से गांव की शनाख्त होती है। जैसे कि मालेगांव घोड़ मालेगांव बोलते हैं, मालेगांव को घोड़ मालेगांव बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे घोड़े बिकते हैं, गधे बिकते हैं। लेकिन ये घोड़ मालेगांव कहाँ पर है, नांदेड़ में। एक मालेगांव नासिक नासिक में आता है, वो मालेगांव अलग है, वहाँ पे लूम का काम होता है। लेकिन इस मालेगांव को क्या बोलते हैं, घोड़ मालेगांव कहते हैं। ये नांदेड़ में है, यहाँ पे गधे और घोड़े बिकते हैं। उसी तरह गधे घोड़े कहाँ बिकते, गधे कहाँ बिकते हैं, पुणे में। कौन से शहर में, कौन से गाँव में, जिजोरी में। और अहमदनगर में कहाँ बिकते हैं, मड़ी गाँव में। तो ऐसा एक अजीब तरीके से भी यहाँ पे रस्म चलती है, बहुत सारे बाजार लगते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे भला, आपको ये बताना है। यहाँ पे बहुत ही आसान है, क्या करेंगे भला। क्या तुम हफ्तेवारी बाजार और नकल हमल के ज़राए सवारियों की तस्वीरों के ताल्लुक को जोड़ सकते हैं। यानी कि आप तस्वीर देखकर जो है नकल हमल के ज़राए यानी सवारियों की तस्वीरों के ताल्लुक को जोड़ सकते हैं क्या। तो आपको जोड़कर यहाँ पे ये करना है, एक मुअम्मा हल करना है ये। अब आओ ये करके देखिए। दिए हुए चौकोन में शख्स का नाम, गांव का नाम, रिश्तेदार, जानदार, सब्जी के नाम छुपे हैं, उन्हें तलाश करो। इस चौकोन में जो है, इस चौकोन के अंदर जो है शख्स का नाम होगा, गांव का नाम होगा, रिश्तेदार या जानदार का नाम होगा, सब्जी का नाम होगा। तो ये नाम छुपे हुए हैं, तलाश करो। आप सब्जी के नाम क्या हो सकते हैं भाई, आपको देखना है। इसमें अगर आप मालूम कर सकते हैं तो आप उसमें मालूम कर सकते हैं, तो मालूम करो। हो सकता है किसी शख्स का नाम इसके अंदर छुपा हुआ होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमने आज इसमें क्या क्या सीखा। हमने क्या सीखा, कई बस्तियों से मिलकर गांव बनता है। हमने एक पहली बात सीखी, मैंने आपको बताया था कि गांव किस तरह वजूद में आते हैं। पहले ज़माने में इंसान जंगल जंगल भटकता था, है ना, खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारता था। फिर उसने क्या किया, खेती बाड़ी शुरू की, तो रुक कर ठिकाने पर रहकर अपना बस्ती घर बनाया। फिर एक दूसरे की मदद करने लगे, लोग आपस में मिल के रहने लगे। एक से दो घर, दो से तीन घर, इस तरह एक मोहल्ला कस्बा चौल बन गए। चौल से फिर से बस्ती होते हुए बनते आए, यानी फिर वो कई बस्तियों से मिलकर एक गाँव बनता है। तो कई बस्तियों से मिलकर एक गाँव बनता है।
खेती की दरियाफ्त के बाद इंसान के कामों में इजाफा हुआ, ये बात भी बिल्कुल सही है। खेती की दरियाफ्त होने के बाद इंसान के कामों में इजाफा भी होने लगा है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे जो हम पढ़ने वाले हैं, ये तारीखी इमारतों की वजह से गाँव को शनाख्त हासिल होती है। मैंने बताया था रायगढ़ का जिला, रायगढ़ का किला जो है, रायगढ़ जिला जो है रायगढ़ के किले की वजह से मशहूर है। तो कभी कभी तारीखी इमारतों की वजह से भी उस इलाके को शोहरत हासिल होती है। फिर गांव के लोग इन कामों, इन कारण गांव के लोग और उनके कारनामों की वजह से उस गांव को शोहरत हासिल होती है। जैसे मैंने बताया था आपको, संत गाड़गे महाराज है ना। संत गाड़गे महाराज जो है, जिस इलाके में पैदा हो गए, उनके नाम से मतलब वो जो शेन गांव जो है, जो उनके जाए मुकाम, इसलिए वो मशहूर है। और राजगुरु नगर मैंने कहा पुणे में जो है, तो राजगुरु के नाम से मशहूर है। तो किसी शख्स के कारनामे की वजह से भी उसके इलाके का नाम मशहूर हो जाता है। फिर बाज़ार में ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है, इससे हमें मालूम है कि बाज़ार में ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है। फिर यहाँ पे है कुछ सवाल जवाब है, इसके लिए हम अगली बारी हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। आप खुद कर लो और इसकी जवाब तलाश करके मुझे बताओ। ज़्यादा सवाल जवाब नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। गाँव में कौन कौन सी इमारतें होती है, गाँव में कौन कौन सी इमारतें होती है, ये आपको क्या करना है, सवालों के जवाब देना है एक जुमले में। कौन कौन सी इमारतें होती है गाँव में। आप एक गांव की तस्वीर आपके सामने होंगी, तो आप सोच सकते हैं गांव में कैसी कैसी इमारतें होती है, कौन कौन सी इमारतें होती है। गांव में जो तो तारीखी इमारतें भी होती है, मस्जिद होती है, मंदिरें होती है, यादगारगाह होती है, मतलब अलग अलग इमारतें होती है। फिर इसके अलावा सवाल है यहाँ पर, किन चीज़ों की वजह से गांव मशहूर होता है। या तो वहाँ पे कोई तारीखी इमारत होंगी, या कोई ऐसा शख्स या अदीब या फनकार होगा जिसके कारनामों की वजह से वो गाँव मशहूर हो जाता है। किला रायगढ़ के सबब ज़िला रायगढ़, यहाँ पे क्या आएगा, ज़िला रायगढ़। ज़िला रायगढ़ जो है पहचाना जाता है। किला रायगढ़ की सबब जो है ज़िला रायगढ़, रायगढ़ पहचाना जाता है। रोज़मर्रा ज़रूरत पूरी करने के लिए देही इलाके में रहने वाले डैश बाज़ार पर मुनहसर होती है, रहने वाले डैश बाज़ार पर मुनहसर होती है, हफ्तावारी बाज़ार। हफ्तावारी बाज़ार पर ये लोग मुनहसर रहते हैं। बस इतने से सवाल थे। ये सबक हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।